सूक्ष्म। और मछली के ऊपर जो परत होता है क्या कहते हैं उसको? सल कहते हैं। क्लियर है? अरे थोड़ा थोड़ा घिसको ना, उसको बैठने दो, थोड़ा थोड़ा घिसको। कितना दुष्ट है यार, थोड़ा घिसक ना, मार के तोड़ देंगे हम। वो लड़की बेचारी बैठी हुई है, मर जाएगी वो। और किसको ना रे? हाँ, अब देखो, यहां से हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गौर फरमाइएगा। कहते हैं केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। सही बात है? केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये सब तो चला तोला पता होगा कि कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। और जंतुओं में नहीं पाया जाता, ये पता है ना? केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है कहाँ? नहीं पाया जाता है आरबीसी में। कहाँ? और कहाँ? नील हरित शैवाल में। और कहाँ? बोलन रे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी। किसमें चला? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानते हो ना? प्रोकैरियोटिक मतलब विकसित की अविकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें चला? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। नील हरित शैवाल में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसको बड़ा कर दो, कर दो, उधर घुमा दो। हो गया? अरे हुआ? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कहते हैं जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। इचला कभी कभी वाहिका दे देता है, कभी कभी वाहनिका दे देता है। और ये दोनों ऑप्शन तुमको मिलेगा, दोनों में कंफ्यूज कर जाओगे। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट वन लाइनर है। कहता है जल एवं खनिज, ये तो तुम सब जानता है कि जल जाइलम के द्वारा जाता है। खनिज किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। कौन नहीं जानत है जग में? सब जानता है। लेकिन आप ये जानिए जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। वो जो जाइलम और फ्लोएम है उसको वाहिका कहते हैं, वाहनिका नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है। क्लियर है? वैसे ही जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा कहां तक पहुंचता है? वाहिका की वाहनिका? वाहिका ना, वाहिका किसके द्वारा? जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अब देखो पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन? क्लोरोफिल या मैग्नीशियम में से कोई एक देगा। या तो क्लोरोफिल देगा ऑप्शन में, या तो क्या देगा? मैग्नीशियम। कहता पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में जो नाइट्रोजन हम लोग उपयोग करते हैं किस रूप में उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट। जब ऑप्शन देगा ना, चला अभी तो बड़ा आसान लगता है। ऑप्शन में तुमको दे देगा नाइट्राइट, नाइट्राइट, और दूसरा ऑप्शन देगा नाइट्रेट। एक ऑप्शन देगा नाइट्राइट, एक ऑप्शन देगा नाइट्रेट। तो यहां तुम कंफ्यूज कर जाओगे। तो याद रखना नाइट्रोजन किस में बदलता है? नाइट्रेट में। नाइट्रोजन किस में बदलता है? पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलता है? वाष्पीकरण होता है कि वाष्पोत्सर्जन? वाष्पोत्सर्जन। वाहिका की वाहनिका? बोलन रे।
ये सब चला, जितना डाउट फाउट है ना, कचरा फचरा, वो सब साफ हो जाएगा। जब क्वेश्चन आता है तो ये देगा क्वेश्चन, बताइए पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में उपयोग किया जाता है? तब पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में, जीवाणु की मदद से उपयोग करते हैं। किसकी मदद से? किसकी मदद से? अब यहां देखो, अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है मिट्टी में, कहाँ होता है? मिट्टी में, एजेटोवेक्टर के द्वारा, और एक होता है दलहनी पौधों की गांठ में, राइजोबियम के द्वारा। तो ये जो अगर हम कहें इसको, अगर अलग लाइन हम कहें तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार का, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कितने प्रकार का? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण चला दो प्रकार का, दो प्रकार का। एक है एजेटोवेक्टर के द्वारा, एजेटोवेक्टर के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा? एजेटोवेक्टर के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा? राइजोबियम के द्वारा। इसके द्वारा होता है दलहनी पौधों की, दलहनी पौधों की गांठ में। किसमें चला? गांठ में। इसमें एजेटोवेक्टर होता है किसमें? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है का किसमें? मिट्टी में। कहाँ करता है चला? तो मिट्टी में। बताओ मुक्त रूप से करेगा कि संयुक्त रूप से? ये मुक्त रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजेटोवेक्टर, राइजोबियम दोनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एक चला कहां पर? मिट्टी में। और दूसरा कहां पर? दलहनी पौधों के गांठ में। एजेटोवेक्टर कहां पर? मिट्टी में मुक्त रूप से, और राइजोबियम दलहनी पौधों की गांठ में। सही कि गलत? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो हम लोग करते हैं तो नाइट्रोजन किसमें बदल जाता है? नाइट्रेट में कि नाइट्राइट में? नाइट्रेट में। किसमें? वाहिका की वाहिनिका, वाष्पोत्सर्जन की वाष्पीकरण। समझ में आ रहा है? तो बता, यहां कह रहा है एजेटोवेक्टर मिट्टी में मुक्त रूप से, राइजोबियम दलहनी पौधों की गांठ में। जल्दी लिखना रे दूल्हा, ये घंटस लिखता है, अभी यही है, मिट्टी डाल रहा है। हाथ नहीं चलने का रीजन है चला कि मोबाइल ज्यादा चलता है, हाथ कम चल रहा है। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो, कहता है कीट भक्षी पौधा। कौन पौधा चला? पीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंट्रियू घटपर्णी नाम से जाना जाता है। इसको चला घटपर्णी का नाम सुने हो ना? कीट भक्षी पादप जो होता है चला, कीट का भक्षण करके, कीट का भक्षण करता है और उससे किसकी प्राप्ति करता है? नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए ये जो कीट भक्षी पौधा है कहाँ जन्म लेता है? जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी हो गया चला, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। वृद्धि के लिए क्या अनिवार्य है? वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है। तो कैसे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेगा? तो कीट का भक्षण करता है और उससे नाइट्रोजन की क्या करता है? प्राप्ति करता है। और उसमें वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंट्रियू घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। आप सीधे समझिए, घटपर्णी पौधा वह पौधा है जो क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है? कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है, और यह वहां पैदा होता है जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। क्लियर है? बोलन रे। हाथे नहीं चलता है। तो इतनी बढ़िया वाला पन्ना लेकर लिखो यार। अच्छा, रफ रफ ऐसे कर रहा है, लगता है डॉक्टर है तुम। देखो चला, अब क्वेश्चन जब तुमको देगा ना तो देखो, कवक तुमको क्वेश्चन जब अभी तो सामने नहीं है, जब क्वेश्चन देगा कवक, कवक प्राप्त होता है कहाँ? एक दे देगा नमी, नमी, दूसरा दे देगा उष्ण, कुछ दे देगा नमी और उष्ण, कुछ दे देगा नमी और शुष्क। इस टाइप के क्वेश्चन देंगे तो तुम हमेशा ध्यान रखना, कवक में नमी का रहना तो अनिवार्य है।
किसका रहना अनिवार्य? तुम देखना उष्ण और शुष्क में अंतर है। उष्ण का मतलब होता है चला जो अंदर से किसी पदार्थ से जो गर्मी निकलती है उसे उष्ण कहते हैं, और बाहरी वातावरण से जो गर्मी आती है उसको शुष्क कहते हैं। जैसे अभी जो मौसम है ये शुष्क है, कैसा है? कभी पुआल वगैरह गर्म कर दो, भूसी रख दो, और उसके अंदर जो गर्मी रहता है उसको कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? तब कवक जो जनरेट करता है नमी तो रहबे करेगा, साथ में क्या रहेगा? उष्ण रहेगा कि शुष्क रहेगा? इसी को चला क्या कर देगा ना, ऑप्शन दे देगा कवक उत्पन्न होता है। एगो ऑप्शन दे देगा नम और उष्ण, नम और उष्ण, एगो दे देगा नम और शुष्क। एकरा में हो जाए तो कंफ्यूजन। तो कवक उत्पन्न होता है नम और उष्ण। उष्ण का मतलब जो किसी पदार्थ से गर्मी आती है तो उसको उष्ण कहते हैं, अब बाहर से गर्मी आती है उसको शुष्क कहते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में शुष्ण उष्ण हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, उष्ण शुष्ण हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, कुष्ण कुष्ण हो जाएगा। देखो चला, अगर शुष्क की बात करें, किसकी बात करें? शुष्क का मतलब हुआ वातावरण की गर्मी, वातावरण की गर्मी। और अगर उष्ण की बात करोगे तो किसी पदार्थ की गर्मी। तो एगो बात बताओ, रुक रे, रुकने रे, किसी पदार्थ की गर्मी। हमको एगो बात बताओ, तुम देखना पुआल वगैरह के ढेर पे कवक जनरेट होता है? किसी पदार्थ के सड़ने से कवक जनरेट होता है कि गर्मी से कवक होता है? गर्मी से कवक होता है। इसका मतलब नमी तो होवे करेगा कवक के जनरेशन में, उष्ण होगा कि शुष्क होगा? क्योंकि यह किसी पदार्थ की गर्मी है। किसकी गर्मी है? जल्दी से लिख लो। चला, एनसीईआरटी में बल का ऐसे मात्रा न्यूटनो है, वो हम तुरा नहीं दिए हैं। एनसीईआरटी में विद्युत धारा का ऐसे मात्रा एम्पियरो है, उतरा हम नहीं दिए हैं। ये मानते हैं कि उतरा आता है, ठीक ना? 20 से 30% फैक्ट्स जो होंगे वो कुछ चीज है जो तुम जानता है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं जानता है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लो। उसमें चला कवक दाद खाद खुजली दिनाई एक्जिमा कवक से होता है, ये तू ऑलरेडी जानता, तू नए है। अगर कहीं होगा तो उसके बदले हम तुमको अच्छा वाला चीज पढ़ा देंगे। 10-20 लाइन 50 लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो आपको जितना कंफ्यूजन वाला मामला है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन की चीजें दिखाई देंगी। शुष्क की उष्ण, शुष्क की उष्ण, क्लियर है ना? अब देखो चला, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित, ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी देता परिवर्तित करना और कभी कभी देता टूटना। जैसे जटिल खाद्य पदार्थ, जैसे तुम मटन रेड मीट खाते हो, वो जटिल खाद्य पदार्थ है। कौन खाद्य पदार्थ है? उसको जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या टूटना, दोनों बातें हैं। परिवर्तित करना भी और क्या करना भी, टूटना भी। विखंडन, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? पाचन कहलाता। बोलो हाँ। जटिल पदार्थ का हम जो भोजन करते हैं उसको सरल पदार्थ में परिवर्तित करना या टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पित्त का वसा का पाइसीकरण कौन करता है? पित्त। तो पाइसीकरण करना मतलब वहां परिवर्तित करना नहीं है, वहां टूटना है। तो क्वेश्चन था वसा का पाइसीकरण अर्थात परिवर्तन की टूटना। वसा का पाइसीकरण मतलब टूटना, और पचना मतलब परिवर्तन भी और टूटना भी। बोलन रे, मजाक मजाक में चला गलती हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। अभी तुमको संघनन हम लोग पढ़ते हैं, वाष्प को द्रव में बदलना, एगो ऑप्शन देगा गैस को द्रव में बदलना। दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो वाष्प को द्रव में बदलना। बोलन रे, हम चला वो एरिया को हिट नहीं करेंगे, अगर वैसा कोई लाइन होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुमको हर वो लाइन बता देंगे जहां तू फंस जाएगा। और ये टोटल का टोटल जब एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे ना तो लाइन से मिलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तन, परिवर्तन और टूटना, टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन। लेकिन अगर टूटना कह दे खाली, पाइसीकरण मतलब क्या? पाइसीकरण मतलब पाइसीकरण, पाइसीकरण बोले तो क्या होना? टूटना। अब पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त के द्वारा। अब पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, और निकलता कहाँ है? यकृत से। पित्त की अगर हम बात करें तो जमा होता है पित्ताशय में,
निकलता है कहां से? यकृत से। हो गया? हो गया? बढ़े? पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और निकलता कहां से है? यकृत से। बढ़े? कितना स्लो हाथ चलता है। हैंड राइटिंग का तो तुम लोग मम्मी डैडी के ले। फूल में मकरंद पाया जाता है, उससे मधुमक्खी अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन तुम नया डेटा सुनो, हमिंग बर्ड जो होता है, जिसको तुम गुंजन पक्षी के नाम से जानते हो, वो भी मकरंद से ही भोजन प्राप्त करता है। अर्थात मधुमक्खी और हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी जो कहां से भोजन प्राप्त करता है? कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से अपना भोजन प्राप्त करता है। मकरंद कहां मिलता है? कहां मिलता है? फूल में। हम लोग अभी तक क्या जानते थे कि मधुमक्खी किससे भोजन प्राप्त करता है? मकरंद से। ये भी एनसीईआरटी में। लेकिन अब आप जानिए कि मधुमक्खी जो है हमिंग बर्ड से, हमिंग बर्ड भी जो है वो मकरंद से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसको हम लोग गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। तो ये डेटा आप अपने में ऐड कर लीजिए कि मधुमक्खी एवं गुंजन पक्षी, कौन पक्षी? गुंजन पक्षी जो है हमिंग बर्ड, पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। पौधे के क्या से? मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। अगर मधुमक्खी अपना शहद भी किससे प्राप्त करता है? मकरंद से। भोजन प्राप्त करता है मकरंद से, लेकिन शहद भी कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से। ये मकरंद कहां पाया जाता है? कहां रे? फूलों। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फूलों में गंध होता है किसके लिए? कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुमको पूछेगा फूल में गंध का उपयोग क्या है? कीड़ों को क्या करना? आकर्षित करना। कीड़ों को क्या करना? चला आकर्षित करना। कीड़ों को क्या करना? आकर्षित करना। मधुमक्खी अपना शहद कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से। कहां से प्राप्त करता है? मकरंद से। अब मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी, कौन पक्षी चला? गुंजन पक्षी पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। अगर कह देगा भोजन प्राप्त करता है मकरंद से ही, अगर शहद बनाता है तब भी किससे? मकरंद से ही। और फूल अपने गंध का उपयोग करता है कीड़ों को आकर्षित करने। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला कहता स्टार फिश का नाम सुने हो ना? ये स्टार फिश है। स्टार फिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण कर। दो बात पूछेगा एक में। एक होता है स्टार फिश क्या करते हैं, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? आमाशय में लेते हैं, आमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से एनस होते हुए बाहर निकलता है। बोलो ने, हम लोग जो लेते हैं, चला हम लोग मनुष्य कैसे भोजन करता है? मनुष्य पहले लेता है मुख में। कहाँ लेता है? मुख से। कहाँ? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ? आमाशय में। आमाशय से कहाँ? हाँ, आमाशय से लेता है छोटी आंत में। छोटी आंत से बड़ी आंत। बड़ी आंत होते हुए कहां से? एनस से बाहर निकलता है। बड़ी आंत होते हुए कहां से बाहर निकलता है? एनस से बाहर निकल जाता है। पाचन कहां शुरू हो जाता है? मुख में। पाचन कहां शुरू होता है? आप भोजन रस का अवशोषण छोटी आंत में। कहां? आप बड़ी आंत में पानी का अवशोषण। किसका अवशोषण? पानी का अवशोषण होता है। संपूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। अब क्वेश्चन है कि ऐसा दो बात तुरा पूछेगा, ऐसा कौन है जो पहले सड़ा कर अपना भोजन करता है? कवक। पहले सड़ाएगा और तब भोजन अवशोषित करेगा, क्योंकि कवक लिक्विड फॉर्म में भोजन अवशोषित करता है।
तो तुम देखना ब्रेड देख रहे हो, ब्रेड, ब्रेड में पहले वो सड़ता है और तब समाप्त होता है।